साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और डीबीटी जेआरएफ के कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और आगे आपके लिए इस चैनल के माध्यम से अब आपको आगे के लिए भी जो तैयारियां करानी है, उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिगार्डिंग भी हमारा कंटेंट तैयार हो गया है। तो जल्द ही आपको उसका भी लेक्चर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को डिमांड थी। ठीक है, और वहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो खैर उसको भी अब चीजें कर ली गई है। बट ये अब समझ लीजिए कि मैंने आपको जिस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट को, जो देख रहा है, डेफिनेटली अभी एएसआरबी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आए हैं, जो कि एक आपका प्लांट ओरिएंटेड एग्जाम था। तो सोच लीजिए कि जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ वहां पे कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए और उस प्लेलिस्ट को अच्छे से रिवाइज करिए। और मैं बार बार एक सेंटेंस बोलता हूँ कि इतना रिवाइज कर डालिए कि आपको ये पता चल जाए कि सर अगली लाइन में क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, जिसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। इस 10 दिन में मैंने तो मान के चलिए कि मैंने आपको कहाँ कहाँ रिवाइज करा दिया। 2022 के पेपर करवा दिए, जो भी मेरा पार्ट था, मतलब ठीक है, मोर और लेस हर पेपर के मैंने 70% क्वेश्चन करवा दिए हैं। 22 करा दिया, 21 करा दिया, 20 करा दिया, और सबका पोस्टमार्टम भी किया है। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बता दिया कि ये आंसर सही है, उसमें क्यों सही है, कैसे सही है, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन, आंसर, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से तैयार करिए। 19 का हो गया, 18 का भी मोरलेस हो गया, 17 का भी हो गया। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि बहुत ज्यादा प्रीवियस में आपको नहीं जाना है, क्योंकि पैटर्न स्लाइटली चेंज हो गया है। बस आपको पेपर केवल देख लेना है कि हाँ, डीबीटी के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, या चल रही होंगी, या चलती थी। समझ रहे हैं? बस इतनी बातें आपको समझनी है। तो अब हम यहाँ पे कुछ डीबीटी जेआरएफ 2016 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा और कुछ नई चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मतलब यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट करना भी नहीं बनता, अगर आप वाकई में इच्छुक हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बिना कोई वीडियो पूरा देखे आप रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में, अगर आपने भी जो मैंने कल या परसों वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने आपको फोल्ड प्योरिफिकेशन पढ़ाया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका लग जाएगा। बस फर्क क्या है कि उस क्वेश्चन को उन्होंने चार्ट बना दिया था, जो कि आपके लिए कैलकुलेट करना आसान था। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वेरिएशन किया है, लेकिन इसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इस बात को देखिए, कैसे देखेंगे। जैसे कि कह रहा है कि सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है, जिसको प्रिपेयर किया गया है फ्रॉम द ई कोलाई सेल से। ओवर एक्सप्रेसिंग एंजाइम द बीटा ग्लूकोसाइडेज शोड द एक्टिविटी 1.5 यूनिट पर एमएल, और प्रोटीन कंसंट्रेशन आपको दिया है। तो आपको, जब मैंने बताया ना कि आपको जब फोल्ड प्योरिफिकेशन निकालना होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि आपका जो स्पेसिफिक एक्टिविटी, सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी होगी, यानी कि आपका इनिशियल स्टेप की क्या स्पेसिफिक एक्टिविटी है, और उसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, फाइनल स्टेप से और इनिशियल स्टेप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करना होता है। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी होती है। स्पेसिफिक एक्टिविटी का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कि जो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी होगी, उसको हम टोटल प्रोटीन के कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको एक डिफरेंट कलम से हाईलाइट कर देता हूँ, कि जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो आपका एमजी में होना चाहिए। तो पहले राउंड में जो आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी, जो मैं कह दूं, अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी 1 मैं कहूं, तो यहाँ पे आपका 1.5 यूनिट दिया गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे आपको 2 mg दिया गया है, यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपके मिलीग्राम में दी गई है। अब इसको अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहें, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 5 से ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी 3/4 आ जाएगी, जिसको मैं शालीनता से 0.75 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखते जाइए किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट अगर आप जब दूसरे में जाएंगे, जो कि दूसरा स्टेप इनका था, कि निकल एनटीए प्यूरिफाइड प्रिपरेशन जब इन्होंने किया, तो 75 यूनिट है, यानी कि अगर मैं दूसरे की स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालने जाऊंगा, तो 75 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो आपका प्रोटीन का कंसंट्रेशन है, इन्होंने माइक्रोग्राम में दिया है। अब चूंकि मुझे माइक्रोग्राम नहीं, मुझे मिलीग्राम में वैल्यू पुट करनी है। तो जैसा कि आपको पता है ना, माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में कितने का डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.1, यही तो आ जाएगा एमजी में। अब ये आपका 0.1 आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 75 है। इसमें क्या करेंगे, 0.1 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 0.1 से आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 750 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको फोल्ड प्योरिफिकेशन का मैंने क्या बताया, कि फोल्ड प्योरिफिकेशन के लिए जो आपको करना होता है, फाइनल स्टेप की जो आपकी
स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है उसको डिवाइड करना होगा आपको इनिशियल स्टेप की। तो फाइनल स्टेप की जो प्यूरिफिकेशन आया मेरा बच्चों वो कितना आया 750 आया। इसको मुझे डिवाइड करना है 0.75 से। अब इसको पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 75 से ये 1 हो जाएगा और ये 1000 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी जो फोल्ड प्यूरिफिकेशन आ जाएगी वो 1000 आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, चौथे ऑप्शन में ये मुझे रखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन का जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। कोई यहाँ पे बहुत रॉकेट वाला कैलकुलेशन भी नहीं दिया था, जो कि आपका आसानी के साथ यहाँ पे आपका काट पीट के सॉल्व हो जाएगा। और इस चीजों पे कमांड रखिएगा। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चे डर जाते हैं, बट जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो इसमें आपको चार चीजें याद रखनी होगी। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालना है मुझे, तो मुझे एंजाइम का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए और टोटल प्रोटीन का कंसंट्रेशन। और प्रोटीन का कंसंट्रेशन हमेशा मिलीग्राम में होना चाहिए। और जब मैं फोल्ड प्यूरिफिकेशन निकालने जाऊंगा तो मैं फाइनल को इनिशियल से डिवाइड करूंगा। बस इतनी चीज मुझे याद रखनी है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो कि मैं स्टार कहूंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा ये क्वेश्चन को, और ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मतलब अगर आप 10 जगह इंटरव्यू दोगे तो मान के चलो कि मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक जगह इस क्वेश्चन से सामना जरूर होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको 10 घंटा सोचना नहीं। अगर आप 10 घंटा सोचने लगेंगे तो उसमें आपको सामने वाला जज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन ए है जिसका स्यूडोमोनास पिट्यूरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। तुरंत आपको रिकॉल आ जाना चाहिए कि आपने स्यूडोमोनास का नाम कहाँ कहाँ सुना है। इसमें आपके 135 अमाइनो एसिड है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपसे पूछ रहा है कि जीन इनकोडिंग द प्रोटीन, तो यानी कि इसको आपका 1 अमाइ मतलब 135 अमाइनो एसिड है। तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पता होना चाहिए, बस इसमें आपको जेनेटिक कोडॉन भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि 135 अमाइनो एसिड है, तो एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए आपको एक कोडॉन चाहिए होता है। यही कहानी होती है। एक कोडॉन जो होता है ये आपका ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है भैया। लेकिन एक चीज और याद रखिए कि जब आपका प्रोटीन बन के तैयार हुआ है तो 135 अमाइनो एसिड उसमें है। अब यहाँ पे गलती क्या होगी और ऑप्शंस पे क्या दिया है, ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, 135 अमाइनो एसिड आपको बनाना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट में होंगे और सभी के लिए हमको 135 कोडॉन चाहिए। तो 135 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आपकी 405 निकल कर आएगी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शंस में दिखेगा 405 टिक करोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया स्टॉप कोडॉन भी तो लाओगे। अगर उसने 135 अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनाया है तो 136वां अमाइनो एसिड भी तो रहा होगा। 136वां अमाइनो एसिड जो रहा होगा वो आपका स्टॉप कोडॉन रहा होगा, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस टर्मिनेट हुई है। तो हमेशा आपको स्टॉप कोडॉन कैलकुलेट करना। और मैंने बहुत पहले इनिशियल अपने वीडियोस में इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराए थे, तो जो बच्चे जानते हैं उनको पता होगा। बट आपको हमेशा याद रखना है कि आपको स्टॉप कोडॉन को आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो यानी कि इसमें 3 कोडॉन आपको और ऐड करने होंगे, तो यानी कि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड आपको और ऐड करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 408 जो होगा वो इसका बी ऑप्शन जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल आंसर की में यहाँ पे टिक लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को लोगों ने चैलेंज किया होगा, जो भी उनको कंफ्यूजन आई होगी कि भैया हम 405 को सही मानेंगे, बट अल्टीमेटली डीबीटी ने भी इस 408 को सही माना है, क्योंकि आपका स्टॉप कोडॉन भी आपको ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका सामना जरूर होगा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये भी एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया है। मोलैरिटी जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मोलैरिटी ऑफ द 15% NaCl सोल्यूशन की आपसे पूछ रहा है। अब इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि पहले आपको परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए। तो परसेंटेज जब भी कभी आप बात करते हैं तो आप 100 के लिए बात करते हैं। यही तो होता है ना कि आपने 95% बच्चा मेरा लाया, तो 95% बच्चा मेरा लाया तो क्या मतलब हुआ कि 95 नंबर उसको मिले आउट ऑफ 100, यही तो कहते हो। तो यहाँ पे क्या कहानी है कि आपका 15% NaCl सोल्यूशन है। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये हम 100 ml के लिए बात करते हैं, और 15% का मतलब है 15 ग्राम, और यूनिट हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। अब पूछोगे कि कैसे, अब देखिए भाई यूनिट एक जैसा रखना है तभी तो हमारा काम बनेगा। जैसे ये ml है, ठीक है, तो हम ग्राम में उठाएंगे NaCl को। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज लीटर में होता तो हम किलोग्राम कहते हैं कि भाई 15 किलोग्राम चाहिए। तो यूनिट्स जो होनी चाहिए वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। बाकी जब भी आप परसेंटेज का सवाल हल करेंगे तो वो आपका 100 ml के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहानी बनेगी मोलैरिटी का, मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला रटा के रखा है कि मोलैरिटी जो होता है वो आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, और वॉल्यूम हमेशा हमको लीटर में चाहिए। ठीक है,
तो वेट हमको पता चल गया 15% का। वहीं पर ही बच्चे गिर जाएंगे कि यार इसने तो मोलारिटी का क्वेश्चन पूछ लिया और हम तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पढ़कर गए थे और हमको तो वहां पे कुछ दिया ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ दिया गया है और आपसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि आप यहाँ से मतलब बाल की खाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15% NaCl का मतलब क्या हो गया कि आपका 15 ग्राम है, तो मैंने 15 ग्राम वेट लिख दिया। अब यहाँ से आपको मैंने बोला है NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ठीक है, Na2CO3 हो गया। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में, हर जगह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे की जाती है कि आपको इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका पता होगा। जैसे KCl है, बेसिकली क्या होता है निकालने के लिए, मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूं कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है अप्रॉक्स उसका जस्ट डबल जो होता है वो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है और उसको जोड़ देना है। तो सपोज दैट यहाँ पे आपसे NaCl कह रहा है तो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है और क्लोरीन का 17 होता है, अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो 11 का डबल करोगे तो ये लगभग आपका 22 होता है, 22 आएगा जो कि आपका 23 के अप्रॉक्स माना जाता है। और क्लोरीन जो होता है 17 का दूना 34 जो कि आपका 35.5 होता है या 36 जो भी होता है, 35 होता है सॉरी। तो 35 इसका हो जाएगा, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आपका 58.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट मैंने यहाँ पे लिख दिया 58.5 लिख दिया। वॉल्यूम जो है वो 100 ml में है, 100 ml को मुझे लीटर में चाहिए, तो ये मैं डिवाइड करूंगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब इसको मैं इसको काट दूंगा तो ये वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, बाकी 150 बटे 58.5 अगर मोटा मोटा भी देखोगे तो लगभग 2 पॉइंट के आसपास है। तो पहला ऑप्शन जो होगा ये आपका सही हो जाएगा, तो यानी कि 2.56 जो होगा वो इसकी मोलैरिटी होगी, जो कि आंसर में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपको मैंने बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जो कि अभी मैं डीबीटी का मेगा रिवीजन जो मैंने किया कराया था आप लोगों को, उसमें बहुत सारे मैंने आपको चार्ट्स बताए थे कि कुछ चीजें मैंने ऐसी भी रटवाई आपको कि जिसका आपको बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चन को रटने के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी बनाई है क्वेश्चन का, पूछ रहा है कि आपका जीएफपी है जो कि ओवर एक्सप्रेस हो रहा है सेल्स में, जो कि मोस्टली आपका साइटोसोल में पाया जाता है। जीएफपी कंस्ट्रक्टर जो मॉडिफाइड कर दिया गया है जिससे रिजल्टेंट जीएफपी जो आपका प्रोटीन बना है उसको हमने प्रोटीन से जो एंड टर्मिनल पे हमने लगा दिया प्रोलीन, लाइसिन, लाइसिन, अर्जिनिन, अर्जिनिन। अब कह रहे हैं कि ये जीएफपी प्रोटीन आपको कहाँ पे मिलेगा सेल्स में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, उनकी अपनी डेस्टिनेशन होती है, उनका एक अपना तरीका होता है। तो मोस्टली मैंने आपको रटवाया था, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे ना तो मैं आपको इतना रटा दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि भैया ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो सबके अपने अपने सिग्नल सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, मोस्टली सिग्नल सीक्वेंस जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सारे सिग्नल सीक्वेंस जो होते हैं वो आपके कहाँ पर होते हैं, एंड टर्मिनल पर होते हैं। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन केस है वो आपका क्या है, एक्सेप्शन केस जो है वो हमारा पेरोक्सीसोम है। पेरोक्सीसोम में क्या होता है कि उसके जो भी प्रोटीन पेरोक्सीसोम में जाना होता है, ठीक है, पेरोक्सीसोम में जो भी प्रोटीन जाएगा उनका सिग्नल सीक्वेंस किसमें होगा, सी टर्मिनल पर होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पे एन टर्मिनल पे होता है तो सबके अपने अपने होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है या क्लोरोप्लास्ट में जाना है तो मोटा मोटा यहाँ पे सीरीन, थ्रियोनिन, बेसिकली अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे तब वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। ईआर का मैंने लेक्चर अवेलेबल कर रखा है जो 2019 में क्वेश्चन आया था, उसके रिगार्डिंग मैंने सॉल्व कराया, बताया। चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको मेगा रिवीजन में बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन सेंस आप देखिए कि आपको जो प्रोटीन है यहाँ पे जो आपने अमाइनो एसिड से टैग किया, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, लाइसिन, 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 अर्जिनिन, ये क्या है, ये आपके बेसिक प्रोटीन है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है और बेसिक प्रोटीन है। ठीक है, तो बेसिक प्रोटीन अगर है या बेसिक अमाइनो एसिड है तो कहाँ जाएंगे, निगेटिव की तरफ जाएंगे। निगेटिव की तरफ अगर जाना होगा तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं डीएनए की, अगर मैं बात करूं तो डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है मोस्टली, अगर मैं एक्सेप्शन केस की तरफ नहीं जाऊं तो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है तो न्यूक्लियस पे निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव की तरफ पॉजिटिव आकर्षित होगा, तो सीधा आंसर आपका बन जाएगा न्यूक्लियस बन जाएगा। बाकी लाइसिन, अर्जिनिन जो होते हैं वो आपके टर्मिनल पे जो टैग होकर जाते हैं वो आपके न्यूक्लियस के, मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं जो लाइसिन, अर्जिनिन टैग होते हैं वो आपके न्यूक्लियस में जाते हैं। तो कहानी समझ में आ गई। बाकी लाइसोसोम जो होता है ये आपका डिफरेंट होता है, जो प्रोटीन को लाइसोसोम में जाना होता है वो आपके मैनोज 6 फॉस्फेट से टैग होते हैं। याद रखिएगा, सीएसआईआर के मैचिंग में 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है। सीधा पूछ लेगा कि लाइसोसोम में प्रोटीन को मुझे भेजना है तो मुझे किससे टैग करना होगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई प्रोटीन जो है वो आपकी मान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह में, वो गोल्जी बॉडी में चली गई है, ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था, गोल्जी बॉडी में चली गई, लेकिन अब उसको पता चला नहीं भैया वो गोल्जी नहीं, हमको ईआर में ही रहना है। तो जब ईआर में आना होता है तो वहां के लिए एक सीक्वेंस होता है जिसको हम केडीएल सीक्वेंस बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सारी चीजों को समेटे रहिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक कहानी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, कितने क्वेश्चन आपके एसआरबी में आए वो बताने की आवश्यकता नहीं है।
अब देखिए सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू व्हेन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मैलोनेट ऐड किया जाता है। तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। जब आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कोई एक एग्जांपल बताइए, तो ये उसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो चूंकि आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जब केस होता है, तो इसमें आपको रटा दिया है मैंने कि केएम जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है और वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप ऑप्शन इसको ट्रेस कर लीजिए, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन आपका निकल कर आएगा, तो पहली बात दोनों चीजें तो इंक्रीज नहीं होगी ना, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि ना दोनों चीजें डिक्रीज होंगी, तो यानी कि आपका केएम बढ़ेगा और वीमैक्स जो होगा वो सेम रहेगा। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लगा दिया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, जो कि आपका ये क्वेश्चन जो था ये सेक्शन ए में था और ये क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में था इसी साल के पेपर में। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का एक एग्जाम्पल और भी होता है, जो कि आपका मेथनॉल पॉइजनिंग का होता है। ये भी आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये आपको लेलिंजर में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो कॉमन केस मैंने आपको एंजाइम पढ़ाते समय बताया था कि जो लोग देसी शराब पीते हैं जहाँ पे टॉक्सिसिटी आती है, तो ये वही वाली कहानी होती है। तो यहाँ पे द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑफ मेथनॉल टॉक्सिसिटी जब होती है, तो वहाँ पे एथेनॉल डाल देते हैं। ठीक है, एथेनॉल का इंजेक्शन या उनको दिया जाता है। तो ये क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि एथेनॉल जो होता है वो आपका कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है आपका मेथनॉल का। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको और भी रटाई है, जो कि मैंने 95% में जो मैंने आज तक अपनी बायोलॉजी समझी है, जानी है, उसमें जो भी आपके ड्रग्स या कंपाउंड होते हैं 95% केसेस में वो आपके क्या होता है, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ही आपको देखने को मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये दोनों एग्जाम्पल आपको एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए। फिर इसके बाद 31st आपका एंजाइम से क्वेश्चन है या अमाइनो एसिड से क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरेसेंस इन द प्रोटीन। तो फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आपके 3 अमाइनो एसिड आते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनाइललाइन। ट्रिप्टोफैन में मैंने आपको बता रखा है आपका क्या होता है भैया, इंडोल रिंग होती है। तो बस इंडोल रिंग पर ऑप्शन लगा दीजिए। बाकी बाकी के बारे में इम्डाजोल आपका हिस्टडीन में होता है, तो ये सब याद रखो। ठीक है, इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, जो कि अभी बहुत ही जल्द मैं आपको डीएनए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वहां पर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल जो कि आपका N15 या N14 से अगर आपने लेबल्ड किया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो बेसिकली ये जो कहानी होती है आपका डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से हम करते हैं। और बेसिकली इसमें जो डेंसिटी प्रोवाइड करता है, या कह सकते हैं कि जो आपका एक और टर्म होता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बाकी घबराना नहीं है, मॉलिक्यूलर आपको बहुत डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे हम इस बातों को डिटेल में समझ लेंगे। तो याद रखिएगा, डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। बाकी हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक टेक्निक का नाम और दिया गया है, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी आपका डीएनए से लेना देना है, जब बहुत ही लार्ज, ये वर्ड याद रखिएगा, लार्ज डीएनए जब आपसे कहेगा कि आपको सेपरेट करना है, तो आप कौन सी टेक्निक लगाओगे, तब हम लगाएंगे पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाकी कैपलरी भी इंपॉर्टेंट होता है और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे रट लो, जो मुझे बतानी है। कुछ आपके, मैंने बताया ना कि कुछ आपके जब ऑर्गेनेल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वहां पे आपको कुछ जीटीपीएस की आवश्यकता होती है। उसमें आपके 3-4 जीटीपीएस होते हैं, मैंने आपको रटाया था। एक आपका रैन होता है, एक आपका रैस प्रोटीन होता है। ठीक है, मोटी मोटी बात मैं बता रहा हूँ, एक आपका रो होता है और एक आपका रैब होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने एन को रटवाया है, रैन का एन निकाल लीजिएगा। जब आपका न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होता है, उस केस में जो जीटीपीएस इन्वॉल्व होता है वो आपका रैन होता है। रैस जो होता है ये अल्टीमेटली जाके आपका ग्रोथ वगैरह में इन्वॉल्व होता है, अच्छा चीज है, बट ये आपका एक तरीके का प्रोटो ऑन्कोजीन होता है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन में, तो आपको बहुत सारे कैंसर कॉज होता है। इसके अलावा रो, रो में आपको याद रखिएगा, रो की स्पेलिंग में ओ आता है। तो ओ कैसा होता है आपका, सेल्स। सेल्स कैसी होती है, गोल होती है। तो सेल्स यानी कि साइटोस्केलेटन अगर मैं बात करूं, तो साइटोस्केलेटन के लिए रो जीटीपीएस इन्वॉल्व होंगी। और रैप जो होती हैं ये आपके वेसिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, वेस्कुलर ट्रैफिकिंग, यानी कि जो आपका, जब आपका प्रोटीन गोल्जी बॉडी से ईआर या ईआर से कहीं और जा रहा है, उस केस में आपका रैप होता है। 2 क्वेश्चन मैं इसी ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है रैन जीटीपीएस, पूरा रैस नहीं पढ़ाया है, लेकिन इतने ट्रिक से आपके 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगवाऊंगा। और आने वाले समय में भी अगर भगवान ने चाहा, किस्मत अच्छी रही, तो आपके 2-4 क्वेश्चन और भी सॉल्व होंगे। तो पूछ रहा है कि साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल कैसे होता है, तो भैया सेल कैसी होती है, गोल होती है, गोल होती है तो रो होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा वो रो जीटीबीएस होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंट्रासोलर ट्रांसपोर्ट इन द मेमेलियन सन थ्रू वेस्कुलर फ्यूजन। याद रखिएगा, वेस्कुलर फ्यूजन रेगुलेटेड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग जीटीपीएस। तो वेस्कुलर के लिए आपका रैब होता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन, और ये सब चीजें हमेशा एग्जाम में पूछी जाएंगी। ग्लाइकोलाइसिस द
कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज 16 बिसफॉस्फेट टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली जो हम पढ़ते आते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद जो हमको एंड प्रोडक्ट मिलता है वो हमको पायरुविक एसिड मिलता है। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। पायरुविक एसिड जो होता है आपका 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ग्लूकोज इससे स्टार्ट होता है जो कि आपका 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। कहानी होती है कि कोई भी चीज, अगर मैं मोटा मोटा आपको देसी भाषा में समझाना चाहूँ, कोई भी चीज जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया में नहीं होती है। तो पहली चीज, जब आपको ये प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी एक्टिवेशन फेज होता है और फिर उसके बाद आपका एनर्जी पे मतलब जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो फेज आता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है जहां पे आपको एटीपी देते हो, ठीक है, तब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर ये आइसोमराइज होकर फ्रक्टोज 6 बनता है। फिर हम एक फॉस्फेट ऐड करते हैं जो कि आपका एटीपी खर्च होगी और फ्रक्टोज 16 बिसफॉस्फेट बनेगा। यही फ्रक्टोज 16 बिसफॉस्फेट जो होगा ये आपका ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा बताओ भाई? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में ब्रेक हो जाएगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ब्रेक होगा, जो भी होगा। और फिर ये प्रोसेस चलेगा, बीच में आपको हाई एनर्जी कंपाउंड्स मिलते जाएंगे, जैसे आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होगा। ये मोटी मोटी बात मैं बता रहा हूँ। जब ये ब्रेक होते हैं तो ये आपको एटीपी देकर जाते हैं। तो कहानी का सारांश ये है कि यहाँ पे जो आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई है वो आपका फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट से हुआ, यानी कि आपने एनर्जी लगाया ही नहीं अभी तक। अब आपको काउंट करना है एटीपी फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट से। तो यानी कि इस केस में जो जो मिलेगा वो आपको मक्खन मलाई मिलेगा, आपने खर्च कुछ किया ही नहीं है। तो यानी कि इस केस में क्या होता है कि जब आपसे पूछा जाता है, अगर मैं इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज कराऊं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेट गेन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, जो कि अभी एसआरबी के एग्जाम में आपसे पूछा गया, तो क्या होता है कि आपकी टोटल 4 एटीपी बनती है, लेकिन हमने इनिशियल स्टेप जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो हमारी 2 एटीपी कंज्यूम हुई। तो उस केस में जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारा 2 एटीपी होता है, और चूंकि इस पूरे प्रोसेस में आपका 2 एनएडीएच भी बनता है, ठीक है, तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने फ्रक्टोज 16 बिसफॉस्फेट से स्टार्ट किया है, तो हमारी जो नेट गेन होगा वो क्या होगा, 2 मोल एनएडीएच तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और 4 मोल एटीपी मुझे मिलेगा। कहानी समझ में आ रही है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, डबल स्टार मैं दूंगा इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस एक फिनोमिना है, डिजीज है। इंक्रीज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द एलिवेटेड प्रोडक्शन ऑफ द कीटोन बॉडी। अब भैया बताइए, ठीक है, कीटोन बॉडी आपको मैंने कहाँ पढ़ाया था? कीटोन बॉडी मैंने क्या पढ़ाया था? जब इंसुलिन डायबिटीज के केस में क्या होता है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यही तो मैंने बताया था। डायबिटीज जब कीटोएसिडोसिस होती है, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन आती है, तो डायबिटीज का जो आप कह सकते हैं ना कि आपका जो यहाँ पे कहानी होती है, ठीक है, तो इस केस में डायबिटीज कीटोएसिडोसिस ये वाली जो आपकी स्टोरी होती है उस केस में आपका बनता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शंस आपको इंसुलिन दिया है तो आप सोचोगे भाई मार दूं मैं इसको, नहीं मारोगे भैया। इंसुलिन रिलीज दिया है, इंसुलिन अगर आपका फंक्शनली काम कर रहा है तो आपको डायबिटीज होगा ही क्यों? ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आपका निकलेगा वो आपका लाइपोलिसिस कंडीशन, यानी कि जब आपका लिपिड का ब्रेकडाउन होने लगता है तब आपकी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। बाकी यूरिया प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोटियोलिसिस भी, मतलब प्रोटियोलिसिस जो होता है वो यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होगा। तो कीटोन बॉडी जो आपकी बनती है वो आपकी लाइपोलिसिस वाले फिनोमिना से होती है। तो यानी कि 37 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी डिजाइन किया गया है। इसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस 2019 का क्वेश्चन है, हर बार मैंने आपको बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन सीन इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस। बेसिकली होता क्या है, क्लोराइड के चैनल्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, म्यूटेशन होता है। ये एक तरीके का आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली में आता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। मतलब आपने पी टाइप वी टाइप पंप्स पढ़ा होगा, तो जब हम सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ते हैं, सीएफटीआर चैनल्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक तरीके का एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है। तो यहाँ पर जो आपकी कहानी निकल कर आएगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन सीन इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये जो कहानी होती है सेक्स लिंक्ड आपका होता नहीं, क्योंकि सेक्स लिंक्ड आपने 2 ही 4 डिजीज पढ़ी होगी, जो कि आपका कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सारी कहानी होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। बाकी यहाँ पर एक चीज समेटते जाइएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट जब आपसे पूछा जाएगा तो ये एक आपकी डिजीज होती है जिसको हम मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। याद रखिएगा ये आपकी डोमिनेंट है, डी से कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मस्कुलर डचनी डिस्ट्रॉफी जो है वो आपकी सेक्स लिंक्ड है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों में। तो इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारी डिजीजेस आपको देखने को मिलेगी।
अब स्टैटिन, जो कि ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत पूछा जाता है, पूछा गया, आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द हाइपरकोलेस्टीमिया कंडीशन, मेजर कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि यह भी याद रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस जब होता है तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं स्टैटिन। तो स्टैटिन क्या है, दीज ड्रग रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि ये एचएमजी कोएंजाइम, जब आपको कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस पढ़ाया था तो वहां पे एक आपका इंटरमीडिएट बनता है एचएमजी, तो ये आपका जो एचएमजी कोएंजाइम ए वगैरह वाला जो स्टेप होता है उसको क्या करता है, इनिबिट करता है। तो यानी कि इनिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम में मेरोनेट पाथवे फॉर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का क्या है, आपका इनिबिटर है। तो यहां से भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। बाकी ये भी एक कहानी याद रखिएगा, ये भी एक तरीके का आपका एज अ, जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको पिरो दूं तो मैं क्या कहूंगा, एज अ कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। बाकी स्टैटिन हम किससे आइसोलेट करते हैं, फंगस से आइसोलेट करते हैं, कौन सा फंगस है इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, बताया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपसे वैक्सीन का एक सेपरेट लेक्चर मेरा अवेलेबल है, जाके देखोगे सॉल्व हो जाएगा। मिसल्स मम्स रूबेला वैक्सीन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो ये जो होती हैं ये आपकी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं। रटने वाली चीजें हैं, रटे रहोगे तो सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो कि बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। नॉर्मल जेनेटिक्स समझ रहे हैं, इसमें कोई आपको बहुत हाई फाई जेनेटिक्स नहीं जाननी है, इसको समझ लीजिए। इसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक हीमोफिलिक मैन है, मैरी कर रहा है नॉर्मल वीमेन के साथ, तो यानी कि अगर मैं इसका जीनोटाइप लिख दूं तो नॉर्मल वीमेन है तो यानी कि इसका जीनोटाइप एक्स एक्स हो जाएगा, हीमोफिलिक मैन है तो यानी कि एक्स वाई जो होता है वो मैन का होता नहीं, एक्स वाई क्रोमोसोम, तो यानी कि जो ये आपके सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं तो किसी भी एक क्रोमोसोम पर होगा तो वो वाई वाले मतलब मेंस में एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो अगर ये हीमोफिलिक कंडीशन है तो मैं एक्स क्रोमोसोम पर मैं एच लिख देता हूँ। अब कह रहे हैं कि दे हैव ए डॉटर हु डू नॉट शो सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया, यानी कि इनकी एक लड़की हुई जिसको हीमोफीलिया का सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल है भाई, हो सकता है कि नॉर्मल से किया है और इनको जो है वो सिम्टम नहीं है। अगर ये मैरी कर रही है, इफ सी मैरी या हीमोफिलिक मैन के साथ ये मैरी कर रही है, यानी कि एक्स सी वाई, भाई अगर मैन हीमोफिलिक है तो ये वाली कंडीशन होगी। तो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन डिस्प्लेइंग सिम्टम ऑफ द हीमोफीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी क्या आएगी आपकी, जैसा कि जो मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि हाँ, यहाँ पे जो आपको ये नॉर्मल देखने को मिल रहा है, एक बार मुझे फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। हीमोफिलिक मैन मैरी कर रहा है नॉर्मल विमेन के साथ, ठीक है, उनका जो डॉटर हो रहा है जो कि सिम्टम नहीं दे रही है हीमोफीलिया का। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से तो एक क्रोमोसोम एक्स आएगा, लेकिन यहाँ से वाई नहीं आएगा, ये एक्स एच आएगा। तो इसका जो जेनेटिक कंडीशन होगा वो ये होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्यों ये होगा, क्योंकि नॉर्मल तो है लेकिन ये क्या है, कैरियर है, दिखने में नॉर्मल है लेकिन ये जीन कैरी कर रही है। अब कह रहे हैं कि अगर इनकी शादी एक नॉर्मल हीमोफिलिक मैन के साथ कर दी जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके बच्चे, मतलब जो उनका मेल सन होगा उसमें कितने सिम्टम हीमोफीलिया के होंगे। तो बस सिंपल सा क्रॉस कराना है, फीमेल का जेनेटिक एक्स एच एक्स एक्स हो गया, और ये आपका एक्स एच और एक्स एक्स वाई, सॉरी वाई हो गया। थोड़ा रुक जाओ, मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस कर गया होगा। देखो भाई, ये कहानी हो गई नॉर्मल वीमन की, ये कहानी हो गई मेरा पेरेंट्स की, मतलब मैन की। अब इनके में जो लड़की हुई है वो नॉर्मल है, तो लड़की अगर हुई है तो एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आया होगा एक्स, और एक्स मुझे यहाँ से चाहिए तो ये एक्स एच आया होगा, यानी कि ये नॉर्मल तो है। ठीक है भाई, नॉर्मल तो है लेकिन ये कैरियर है, समझ रहे हो, इसका सिम्टम तो नॉर्मल है लेकिन ये कैरियर है। अब ये लड़की जो है ये मैरी कर रही है एक हीमोफिलिक मैन के साथ, यानी कि एक्स एच वाई के साथ मैरी कर रही है। अब मुझे इसका क्रॉस कराना पड़ेगा, तो क्रॉस कराने के लिए एक्स एच एक्स है, इस तरीके से कॉलम बना लीजिए, खाना खींच लीजिए। ठीक है, ये आपका एक्स एच हो जाएगा, ये एक्स वाली स्टोरी आ गई, और ये आपका वाई हो गया। अब मैं इसको इससे क्रॉस करा दूं तो एक्स एच हो जाएगा, इसको इससे क्रॉस करा दूं एक्स एक्स एच हो जाएगा, ये आपका एक्स वाई हो जाएगा, एक्स एच वाई हो जाएगा, और एक आपका एक्स वाई हो जाएगा। तो मुझे केवल सन से मतलब है। तो लड़के में क्या होगा, एक आपका नॉर्मल होगा और एक आपका ये डिजीज वाला हो जाएगा, क्योंकि मेल्स में क्या होता है कि अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम पर एक्सप्रेस किया जीन तो वो कैरियर नहीं होते हैं, वो सीधा ही डिजीज को शो करते हैं, ये थंब रूल है। तो यहाँ पर मुझे दो बच्चे देखने को मिले, यानी कि मतलब अगर मैं सीधा सीधा कह दूं तो मुझे 50% केस में मुझे डिजीज वाली कंडीशन मिलेगी, यानी कि दो बच्चे थे, दो में एक दिख गया तो क्या हो गया, 50% ही तो हुआ। तो 41 का सी ऑप्शन होगा 50%, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आई होगी बात। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं।
इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पूछ रहा है कि एक आपका 25 ईयर ओल्ड मैन है, अंडरगो है प्रोलॉन्ग फास्ट कर रहा है, रिलीजियस रीजन मतलब कुछ ये व्रत उपवास रह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने फास्टिंग किया है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स विल बी एलिवेटेड इन द ब्लड प्लाज्मा आफ्टर 24 आवर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कीटोन बॉडी जो होती है ये आपकी दो कंडीशन में आपकी एक्टिव होती है, एक आपकी डायबिटीज कंडीशन में होती है और एक आपकी स्टारवेशन। ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही डिराइव हुआ है। स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखमरी। तो भूखमरी की जो कंडीशन आती है मतलब आपको कहीं किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे मान लीजिए कि बारिश बरसात हो गई या आप कहीं पर है हाई अफ्रीकन्स वगैरह में, या कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि आपको भुखमरी कंडीशन कब आएगी? 1 दिन में तो नहीं आएगी। भाई 1 दिन के लिए तो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, 2 दिन के लिए भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। तो भुखमरी कंडीशन माना जाता है अप्रॉक्स जब आपका 7 से 10 दिन अगर आपको भोजन नहीं मिले, तब वो कंडीशन जो होती है उसको हम स्टार्वेशन बोलते हैं। तो स्टार्वेशन के समय याद रखिएगा कीटोन बॉडी से आपकी एनर्जी ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स एलिवेट होगा ब्लड प्लाज्मा में आफ्टर 24 आवर, यानी कि आपका तुरंत ही। तो जब तुरंत उसको एनर्जी लेना होगा तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रिफर्ड सब्सटेंस होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल सी कहानी है, ग्लूकोज से एनर्जी लेते हो। उसके बाद आपका फैटी एसिड किया जाता है ब्रेकडाउन, ठीक है, और जब उसके बाद अगर आपका फैटी एसिड से भी पूर्ण नहीं हुआ और आपने भोजन नहीं खाया, तब आपका प्रोटीन का डिग्रेडेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका नॉन स्ट्रेफाइड फैटी एसिड होगा। बाकी ऑप्शन बहुत अच्छा सेट किया है। कीटोन बॉडी भी बहुत बच्चों ने मारा होगा और ये देख लीजिए 48 को चैलेंज भी किया गया है। ये फाइनल आंसर की में टिक लगा हुआ है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन है जिनको चैलेंज किया गया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने, हालांकि गलती इनके तरफ से भी है, अगर वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग किया है तो उसका 2 4 5 दिन तो हो गया होगा। तो थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स किया है क्वेश्चन को, बट अगर इन्होंने आफ्टर 24 आवर मेजरमेंट कहने को कह रहे हैं तो आपको नॉन स्ट्रेफाइड फैटी एसिड ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिशियंसी डिसऑर्डर नहीं है। तो अब आपको देख लीजिए डिफिशियंसी का मतलब क्या है, जो आपका विटामिन से होगा, यही तो होगा। बेरी बेरी क्या है, ये आपका विटामिन डिसऑर्डर है, B1 से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है। एक चीज और याद रखिएगा, विटामिन ए से दो डिजीज होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, ठीक है, ये दुनिया जानती है, लेकिन एक और होता है जिसको लोग कम जानते हैं, जीरोप्थैल्मिया, ठीक है, पूछ लेगा बैठ जाओगे, ठीक है। तो जीरोप्थैल्मिया याद रखिएगा। पर्नीशियस अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने आपको रटाया है, जो कि आपका विटामिन B12 से होता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी याद रखिएगा। लेकिन जो आपका पोलियो होता है ये आपका वायरल डिजीज है, ठीक है, और पोलियो का जो वायरस होता है उसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज याद रखिएगा, पोलियो और एचआईवी में क्या सिमिलरिटी है, तो पोलियो और एचआईवी में यही सिमिलरिटी है कि दोनों का जो वायरस होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। बाकी विटामिन हमेशा याद रखिएगा, भूलना नहीं है सारे, मतलब ये सब बोनस क्वेश्चन, अगर आप ये छोड़ोगे तो मेरे हिसाब से तो फिर सिलेक्शन भूल जाइए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्योंकि भाई 9 10 से पढ़ते आ रहे हो, या मैं कहूंगा कक्षा 8 की भी बुक उठा लोगे तो वहां पे भी आपको विटामिन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइव किया है कि आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस आपसे करा रहा है और कह रहा है कि एक प्यूरिफाइड प्रोटीन है जिसने इसने एसटीएस पेज पर किया है इन द प्रेजेंस ऑफ द टू मर्केप्टो इथेनॉल। ये क्या होता है भैया? रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। ऑलरेडी इसका लेक्चर अवेलेबल है, एसडीएस पूरा चैप्टर कराया है मैंने। दो बैंड आपको देखने को मिल रहे हैं, 35 केडीए का और आपका 45 केडीए का, यानी कि आपका कोई प्रोटीन था, इसको आपने मर्केप्टो इथेनॉल से कराया, यानी कि आपने डाई सल्फाइड 35 केडीए और 45 केडीए का आपको दो बैंड देखने को मिल गया। लेकिन आपने जब जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी किया तब आपको एक सेम प्रोटीन एलोएट हुआ जो कि आपका केवल 80 केडीए का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन है ये आपके डाइमर है, ठीक है, इनके में कोई बॉन्ड है, ये मिक्स हुए हैं। कहानी तो यही हुई भाई। तो और जो डाइमर टूट रहा है वो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मर्केप्टो इथेनॉल की वजह से टूट रहा है, क्योंकि हमने वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड किया है। तो सिंपल सी कहानी बनेगी कि जो आपका प्रोटीन है वो आपका क्या है, हेट्रोडाइमर है। पहली बात तो डाइमर सिद्ध हो गया क्योंकि आपको सिंगल बैंड मिला या सिंगल आपको प्रोटीन आइसोलेट हुआ 80 केडीए का। लेकिन जब आपने दो चलाया तो आपको 35 45 मिला, यानी कि ये डाइमर है। अब चूंकि ये आइडेंटिकल तो नहीं है कि ये 35 था ये भी 35 है तब हम इसको होमो बोलते, लेकिन ये 35 है ये 45 है, तो यानी कि ये आपका हेट्रोडाइमर है। कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डापी, ये मैंने आपको फ्लो साइटोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने फ्लो साइटोमेट्री का लेक्चर पढ़ाया था। तो डापी एक आपका फ्लोरेसेंट स्टेन होता है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा अगर हो सके तो एटलीस्ट। ये स्टेन किया जाता है बेसिकली, डापी जो होता है ये आपका डीएनए के लिए किया जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, बट ओवरऑल ये आपका न्यूक्लिक एसिड के लिए करते हैं, तो ये आपका डीएनए आरएनए दोनों है, बट जो आपका ज्यादा करेक्ट आंसर है वो आपका डीएनए होगा। बट डीबीटी ने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को सही आंसर माना था, फर्स्ट और सेकंड जिसने भी आंसर किया था
उसको नंबर दे दिया, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम डापी करते हैं। इसके बाद जो अभी मैंने आपको मेगा रिवीजन जो आपका प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको फंगस का पढ़ाया, ठीक है? रटवाया था कौन-कौन सी डिजीज़ होती है, देख सकते हैं। द फंगस दैट कॉज़ एथलीट फूड्स कौन कॉज़ करता है? तो एथलीट्स फूड जो होता है वो आपका ट्राइकोफाइटॉन कॉज़ करता है, ठीक है? बाकी इसमें बहुत सारे नाम कॉमन है। न्यूरोस्पोरा को मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था भैया? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है? जिस तरीके से एनिमल के रिसर्च में हम ड्रोसोफिला का यूज करते हैं, उसी तरीके से प्लांट में जब हमें कोई रिसर्च करनी होती है तो हम न्यूरोस्पोरा क्रासा का यूज करते हैं। एस्परजिलस पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस से कौन सी एसिड बनाते हो, किससे आइसोलेट करते हो? ट्राइकोडर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया चैनल क्रिएट करते समय पहला वीडियो ही सिकल सेल एनीमिया का था, और उसके बाद जितने क्वेश्चन ड्राइव हुए हैं उसको बहुत अच्छे से रटा दिया है। तो इस पूरे लाइन को तो आपका क्वेश्चन ही छिपा हुआ है, याद रखिएगा। इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया 6 कोडॉन अमाइनो एसिड बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ, वैलिन ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। तो ये हुआ क्या? तो मैंने आपको क्या रटाया था? वी से वैलिन, वी से ट्रांसवर्जन। कुछ नहीं करना है, एक ऑप्शन में टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। और जब भी ट्रांसवर्जन होगा तो पायरिमिडीन चेंज होगा प्यूरिन से, ठीक है? इसके बाद एक्लिमेटाइजेशन टू द हाई एल्टीट्यूड इन द ह्यूमन इंड्यूस्ड डिफरेंशिएशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कभी पहाड़ों पर जाते हैं तो आपने कभी महसूस किया, अगर आपने गए होंगे या अगर आपने कोई फैमिली मेंबर्स गए होंगे, तो होता क्या है कि आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ फर्क होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी सांसें नहीं आती, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत होता है, ठीक है? अब ये कहानी जब होती है कि आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय आपकी बॉडी क्या करती है कि आरबीसी का ही काम होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। इतना तो क्लियर है ना? आरबीसी में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब आपको एक्लिमेटाइजेशन करना होता है तो आपकी बॉडी उस समय क्या करती है, सडन क्या करती है, आरबीसी के लेवल को इंक्रीज कर देती है, यानी कि आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज कर देती है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका एरिथ्रोपोइसिस होगा। इसके अलावा द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स ऑफर्ड बाय द प्रायर इन्फेक्शन विद काउ पॉक्स, ये भी मैंने इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया है, बाकी नहीं पढ़ा है तो जाके क्यूबे में देखना, पहले चैप्टर में छठे सतवें पेज नंबर पर ही आपको मिल जाएगा। जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन्होंने, उसमें हुआ क्या था कि आपके काउ पॉक्स से पहले का इन्फेक्शन था, उसका प्लाज्मा वगैरह ले लिया और उसको इन्फेक्ट कर दिया जो स्मॉल पॉक्स का व्यक्ति था, तो देखा कि वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो इस कहानी का सारांश ये था कि इसके जो कहानी थी कि आपने काउ पॉक्स वाले पेशेंट को, मतलब स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट को काउ पॉक्स वाले मतलब प्लाज्मा से या उसके जो भी एंटीबॉडी आइसोलेट करके उससे ठीक कर दिया। तो इसका कहानी का सारांश क्या था कि जो एंटीजन क्रॉस रिएक्टिविटी, यानी कि जो एंटीजन है वो क्रॉस रिएक्शन कर रहा है, यानी कि वो स्मॉल पॉक्स के लिए भी इफेक्टिव है। अगर स्पेसिफिसिटी पर जाओगे भाई, स्पेसिफिक होता तो ठीक ही नहीं होता, इन्नेट इम्यूनिटी का इसमें रोल ही नहीं होता। अगर इन्नेट इम्यूनिटी इतनी हमारी अच्छी होती तो काहे हमें इन्फेक्शन ही होता, ठीक है? और बाकी ये आपका पैसिव प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लाइकोस्यूरिया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब क्या हो गया आपका? ग्लूकोज, शुगर, सॉरी, ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब यही होता है कि आपका ग्लूकोज। तो यानी कि यहाँ पे ग्लाइकोस्यूरिया यानी हाई अमाउंट, तो हाई अमाउंट ऑफ द शुगर, अगर आपके यूरिन में हाई अमाउंट ऑफ शुगर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। इसके बाद इम्यूनोलॉजी का ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है, द मैकेनिज्म दैट परमिट इम्यूनोग्लोबिन टू बी सिंथेसाइज इन आइदर अ मेम्ब्रेन बाउंड या सिक्रीटेड फॉर्म, यानी कि जब आपकी एंटीबॉडी बनती है तो कुछ आपकी मेम्ब्रेन पे लगी रहती हैं और कुछ एंटीजन से एक्टिवेट होकर सिक्रीटेड फॉर्म में जाती हैं। तो इसकी कहानी का सारांश क्या होता है? यहाँ पे होता क्या है आपका? डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेस, यानी कि जो उसका आरएनए स्प्लाइसिंग वगैरह होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग शायद यहाँ पे बेसिकली होता है, बाकी एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो कुल मिला के जो लेना देना है वो आपका आरएनए लेवल पर होता है, जिससे उस प्रोटीन को निकाल दिया जाता है। तो ये आपका तरीके का आरएनए प्रोसेसिंग होता है। बाकी एलेलिक एक्सक्लूजन क्या है, क्लास स्विचिंग क्या है, ये सब चीजों को भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आयरन अपटेक बाय द सेल्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सोलर इन्वायरमेंट इज मीडिएटेड थ्रू। तो आयरन का अपटेक कैसे होगा भैया? नहीं भी ऑप्शन पता है तो कैसे ट्रेस करोगे? ट्रांसफेरिन, फेरिन में कुछ फेरस जैसा लग रहा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी एलडीएल आपने कहाँ पढ़ाया है? एलडीएल के रिसेप्टर कैसे खराब होते हैं? हाइपर कोलेस्टीमिया वाले में, कोलेस्ट्रॉल वाले में बताया था ना, एलडीएल को क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है? मैनोज वाला मैंने अभी आपको बता दिया, मैनोज रिसेप्टर, मैनोज 6 फॉस्फेट का जो रिसेप्टर होता है वो आपका किसके लिए होता है? लाइसोसोम टारगेटेड प्रोटीन्स के लिए होता है। तो ये सब याद रखो, याद रहेगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉज द लीवर कैंसर, कौन सा आपका लीवर कैंसर करता है? तो ये आपका हेपेटाइटिस बी और सी दोनों करते हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्टेबलाइज इंट्रासेलुलर
एंटीऑक्सीडेंट, ये पूरा एक एंटीऑक्सीडेंट का लेक्चर ही अवेलेबल है। तो आपका सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम होता है, जिसको हम प्यार से सॉर्ट बोलते हैं। और ये आपका मतलब 99% मैं श्योर हूँ, 1% में वेरीफाई कर लेना, हर एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर आवश्यक होता है, तो इसके लिए मैग्नीज डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा गिवन साइटोकाइन है डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन डिफरेंट टारगेट सेल, कोई दिक्कत नहीं आएगा। टोटीपोटेंसी तो होगा ही नहीं, ये तो हम प्लांट में पढ़ते थे, प्लांट की सेल टोटीपोटेंट होती थी। यहाँ पर जो होता है ये आपका प्लियोट्रॉप इसको बोलते हैं बेसिकली। बाकी इस पूरे साइटोकाइन से ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पाथफाइंडर में मिल जाएगा, बहुत अच्छा वहाँ पे टेक्निकली डिराइव किया गया है कि बहुत सारे साइटोकाइन अगर मिलकर सेम इफेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम सिनर्जी बोलते हैं, डिफरेंट इफेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट बोलते हैं। एक आपका रिडेंसी भी होता है, तो इसको सब पढ़ लीजिएगा, आने की संभावना एग्जाम में रहती है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इन्फ्लुएंजा जो कि आपने बहुत कोविड के टाइम पर देखा, H1N1 वाली स्टोरी देखा, तो ये आपका 11 प्रोटीन से बना होता है। विच ऑफ द टू मेजर ग्लाइकोप्रोटीन एच और एन, मतलब एच और एन जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एच जो होता है ये आपका हीम एग्लूटिनिन होता है और एन से आपका न्यूरामिडेज होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी हाइमेडेज वगैरह इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स नहीं होती है, तो न्यूरामिडेज और हीम एग्लूटिनिन, इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का ट्रिक करके रटाया था। इफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इफ द बफर पीएच इज अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो मैंने आपको क्या बताया है, कुछ भी नहीं जानते हो, बस इतना याद रखना, अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ए से एनायन जोड़ देना। तो यानी कि जो आपका प्रोटीन होगा वो अगर अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो वो एनायन के तरीके बिहेव करेगा। एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो निगेटिव का मतलब एनोड होता है आपके उसमें और कैथोड होता है, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे निगेटिव होता है, तो निगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो यानी कि ये माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ। सॉल्व हो गया, क्या दिक्कत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्रॉस करके देख लीजिएगा, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें बहुत सारे एल्स होते हैं, बेसिकली आपका कोडोमिनेंसी को शो करता है, इसको भी याद रखिएगा, पूछेगा कि एबीओ क्या शो करता है, तो ये आपका कोडोमिनेंसी को शो करता है। और इसमें कह रहा है कि इफ ए टाइप बी, मतलब जो आपका ब्लड ग्रुप बी जीनोटाइप है वो विमेन है जो मैरी कर रही है ए के साथ, तो प्रोबेबल चिल्ड्रन कैसे होंगे, तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली आपका जेन्युइन अगर आप ए और बी में क्रॉस कराएंगे तो आपके सारे टाइप के ब्लड ग्रुप मिलेंगे, जैसे आपने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस किया है वैसे ही कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्रॉस करके बताऊंगा, नहीं तो जितना मैंने आपको आइडिया दिया है उससे आप ये क्रॉस करके देख लोगे तो आपको सारे ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ, ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मैंने नहीं पढ़ाया है तो इसको देख लीजिएगा। सर्कुलेटिव टेस्टोस्टेरोन जो होता है प्रेजेंट इन द बाउंड फॉर्म में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन जो होती है वो हेल्प करती है। बाकी ऑप्शन से भी बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हो। एल्बुमिन यहाँ पे होता है, याद रखिएगा, बेसिकली आपकी एल्बुमिन जो होती है, बहुत सारे जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एल्बुमिन बाउंड होता है। बाकी ट्रांसफेरिन अभी आपने आयरन के लिए देख लिया। प्रोथ्रोम्बिन मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ाया था, प्रोथ्रोम्बिन, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जरूरी होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन से जब थ्रोम्बिन बनता है तो उसी स्टेप में विटामिन के चाहिए होता है। और फाइब्रिनोजन भी आपने क्लॉटिंग में पढ़ा था, जब उसका फाइब्रिन प्रोटीन्स वगैरह से पूरा एक जाल बनता है। तो ये हो गया। बाकी टिपैनोसोमा ब्रूजी ये भी मैंने आपको बताया है कि ट्रांसमिटेड टू मैन बाय बाइट ऑफ ए सिवरल स्पीसीज ऑफ द सीसी फ्लाई, तो ये क्या कॉज करता है, तो ट्रिपैनोसोमा से आपको क्या होता है, लीशमानिया होता है। ठीक है, ये दो डिजीज याद रखिएगा, स्लीपिंग सिकनेस, लीशमानियासिस। ठीक है, ये आपका सीसी फ्लाई है। और स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये आपका किससे होता है, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, हाँ, तो खैर जो भी है, ये आपका लिस्मानियासिस जो होता है ये आपका बेसिकली काला अजार होता है। ठीक है, काला अजार होता है। और सैंड, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ तो गलत मैं बोल रहा हूँ, स्लीपिंग सिकनेस होगा इसका आंसर। ठीक है, लीशमानियासिस से काला जार होता है, काला जार जो होता है वो सैंड फ्लाई से होता है। ठीक है, और सैंड फ्लाई को एक और कहते हैं फिलोबोटामस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होगा। बाकी स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये सीसी फ्लाई से होता है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी एक होता है, एक मैंने आपको क्रूजी भी बताया है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक शायद आपका अफ्रीकन होता है और एक आपका अमेरिकन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फैटी एसिड सिंथेस, तो ये आपको फैटी एसिड के सिंथेसिस का लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हमने पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का बनाया था। ठीक है,
फिर आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय द किडनी। तो किडनी जो होता है वो कौन से फंक्शन को रेगुलेट नहीं करता है? कुछ भी नहीं जानते हो तो मसल लगा दो यार। मसल्स के किसी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में क्या आपने कभी किडनी का रोल पढ़ा है? नहीं पढ़ा है भाई। बाकी चीजें बॉडी टेम्परेचर इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है और आयोनिक बैलेंस भी करता है, क्योंकि किडनी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिपोर्टर जीन कैन बी यूज्ड फॉर रियल टाइम विजुअलाइजेशन ऑफ ए लिविंग सेल। ये मैंने आपको रिपोर्टर जीन और क्या बोलते हैं, एक और क्या था आपका, रिपोर्टर था और एक आपका कुछ और था, मतलब कुछ था जीन का, मैंने चार्ट लगाया था। ठीक है, तो वो चार्ट से ट्रेस कर लेना। जीएफपी जो होता है वो आपका एज अ रिपोर्टर जीन के तरीके यूज किया जाता है, तो वो चार्ट भी हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए परफॉर्म्ड बाय साइटोक्रोम P450 डिटॉक्सिफाई द जीनोबायोटिक्स। तो ये आपका जो रिएक्शन होता है ये आपका हाइड्रोक्सीलेशन होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो भाई, अब कहोगे कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं या कैसे हम इसको हल कर लेते। तो यहाँ पे देखो, पकड़ो भाई, आरएसटी म्यूटेशन इन द wheat that are pivotal for green revolution reduce the plant height due to impairment। तो प्लांट हाइट, मैंने पहली बात तो अब ये सोचो कि कौन सा ऐसा मैंने प्लांट हार्मोन पढ़ा या पढ़ाया सर ने जो प्लांट की हाइट से रिलेशन था। तो जिब्रेलिन ही तो था, जहां पे आपका प्लांट का पौधा जो था वो बौना हो जा रहा था। तो यानी कि ऑक्सिन काट दो। उसके अलावा जो यहाँ पे अगर आप म्यूटेशन कर रहे हो, जीन में कुछ कर रहे हो, और जिब्रेलिन की हम बायो सिग्नलिंग पर ही तो बात कर रहे थे, हम उसकी बायोसिंथेसिस की बात थोड़े किए थे, हम तो उसकी सिग्नलिंग की बात किए थे। तो यानी कि जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे का कहानी है ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी, ये भी मैंने अभी आपको फंगस के लिए बताया था, एंटीबायोटिक यूज किया जाता है यूजुअली अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। तो ये आपका कैनाडिया लिपोलिटिका स्पीसीज होती है फंगस की, उसके लिए करते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए नहीं करते हैं। ये आपका मलेरिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम से आपको माइकोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी याद रखिएगा। ठीक है, तो कनाडिया स्पीसीज याद रखिएगा, एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक है जो इसको यूज करते हैं फंगस के लिए। बाकी ये क्वेश्चन भी शायद रिसेंट में ही डीबीटी में शायद 22 या 21 में पूछा गया है, वही रिपीट किया गया है। द टेक्निक यूज इन द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विद अ डिजायरेबल जीनोटाइप। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। बाकी एक ऑप्शन आपका कट जाएगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। प्रोटोप्लास्ट जो होता है सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और इसके लिए जो रिएजेंट होता है वो भी याद कर लो, पॉलीएथाइल ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है, पेग का। ठीक है, और एक और होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है, ये रिएजेंट होते हैं, पूछा जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। अब एक और चीज देख लो, यहाँ पर भी आप कहोगे सर मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कैसे नहीं पढ़ा, 162, इफ अ न्यूरॉन इज ए टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज पॉजिटिव है। तो ये क्या है? अब कुछ भी नहीं जानते हो तो इतना तो जानते हो ना, कौन सा अमाइनो, कौन सा जो आपका न्यूरो मैंने आपको बताया है जो टायरोसिन का डेरिवेटिव है या ट्रिप्टोफैन का है। तो टायरोसिन का जो होता है वो एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन होता है, बस। और ट्रिप्टोफैन का आपका मेलाटोनिन और सीरोटोनिन होता है। तो अब ऑप्शन देख लो, ट्रिप्टोफैन, यहाँ पे टायरोसिन की बात की जा रही है, तो सीरोटोनिन वाला काट दो, ये काट दो, बाकी ये हिस्टामाइन कट जाएगा, नॉन एडिजेनिक, और डोपामीन आ जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है, इफ अ न्यूरॉन एज अ रेस्टिंग स्टेट व्हेन ट्रीटेड विद एक्सो ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल, पहले उसका -50 था, उसके बाद जब उसको किसी कंपाउंड से ट्रीट किया गया है तब उसका -90 हो गया, तो ये क्या हुआ है? तो भैया ये हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन है, थोड़ा सा बाउंस करेगा, बस याद रखना यहाँ पे जो कहानी हुई है, एक्स इंड्यूस डीपोलराइजेशन कर रहा है, और वाई जो है, मतलब जब पहले -50 था एक्स देने पर और वाई से -90 आ गया, तो ये क्या हुआ है, जो आपकी मेम्ब्रेन है वो आपकी हाइपर पोलराइज हो गई है। बाकी ये आपका पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो इसको बस ऐसे ही याद रखना। इसके बाद 167 क्वेश्चन आपका कहानी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। दो इंडिविजुअल ऑफ ए नॉर्मल कलर विजन है, उनका कलर ब्लाइंड सन है। ठीक है, तो उनके मदर का क्या, पेरेंट्स का क्या जीनोटाइप है? तो कुल मिला के अगर कलर ब्लाइंड पुत्र अगर उनको है, तो बेटे का जो जीन होगा वो XY होगा। और चूंकि ये सेक्स लिंक्ड है, यानी कि सेक्स को हम एक्स लिंक्ड भी बोलते हैं, तो यानी कि इनका जो जीन है वो एक्स वाले पर है, ये मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। अब ये बच्चे को जो जीन मिला होगा, वाई तो फादर से मिला होगा, ठीक है, और XC जो होगा ये आपको मदर से मिला होगा, यही तो कहानी रही होगी। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो इंडिविजुअल थे वो आपके नॉर्मल कलर विजन थे, यानी कि अगर फादर नॉर्मल था तो उसके एक्स पे डिजीज नहीं थी, तो उसका जीनोटाइप ये हो जाएगा। और ये जो मदर थी ये आपका XC एक्स हो जाएगा,
क्योंकि ये भी नॉर्मल थे, तो यानी कि ये कैरियर थी। अब ऑप्शन में देख लो, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है, तो बी ऑप्शन इसका सही बन जाएगा। हालांकि बी वाले में इनको एक्स वाई नॉर्मल देना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसे दे दिया है। बट इसमें आप मोस्ट करेक्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपको एक्स सी वाला जो कंडीशन है, ये आपको कैपिटल सी मान लो, डोमिनेंट मान लो एक को, और एक इसको स्मॉल मान लो। अगर तो ऐसे लिखोगे तो ये आंसर बनेगा ना, एक्स सी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसे ही इसको ट्रेस करेंगे तो 167 का सेकंड ऑप्शन होगा। लोगों ने इसको चैलेंज किया था, बट सही ऑप्शन सही है। तो कभी कभी ऐसे होते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको तय करना होता है कि कौन सा ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी करने वाला था। बाकी एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लीजिए, ए ह्यूमन इज ए फिनोटिपिकली फीमेल है, बट द इंटरफेस सोमैटिक न्यूक्लियाई डू नॉट डिस्प्ले एग्जिस्टेंस ऑफ द बार बॉडी। ये भी मैंने आपको बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड एक्सप्लेन द अबव फीचर। अब इसको दो तरीके से ट्रेस कर सकते हो। जितने सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ाए हैं या आपने पढ़ा होगा, टर्नर जो होता है ये आपका फीमेल के लिए होता है, और क्लाइन फिल्टर जो होता है वो आपका मेल के लिए होता है, पहली चीज। तो चूंकि यहाँ पे फीमेल की बात की जा रही है तो ये आपका टर्नर हो जाएगा। बाकी आपसे एक चीज और बोल रहा था कि उसमें डू नॉट डिस्प्ले एग्जिस्टेंस ऑफ द बार बॉडी नहीं है। तो बार बॉडी जो होता है उसमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम को -1 कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं एक्स एक्स वाली कंडीशन, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार बॉडी है, तो 3 एक्स क्रोमोसोम है, उसको एक से माइनस करोगे तो यानी कि यहाँ पे 2 बार बॉडी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और टर्नर में आपकी बार बॉडी नहीं होती है, क्योंकि उसका जो जीनो टाइप होता है वो एक्सो होता है। यही तो होता है 45 प्लस एक्सो। तो यानी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एक है, और एक से माइनस करना है तो यानी कि 0। तो यानी कि इस कंडीशन में मुझे मिल रहा है कि बार बॉडी नहीं है। ठीक है। फिर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर प्रिवेलेंट इन द ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन में होते हैं। क्यों होते हैं, बस यही आपसे पूछ रहा है। तो इसकी जो आपकी सीधी कहानी होती है, कोवेलेंट इंटरेक्शंस वगैरह की कहानी नहीं है, क्योंकि आपकी जो फास्फोलिपिड की टेल होती है वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। देयरफॉर मेम्ब्रेन इम्बेडेड रीजन्स कैन बी स्टेबलाइज थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसको भी मैंने आपको लिपिड बाइलेयर में पढ़ाया है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पिगमेंट आइसोलेटेड फ्रॉम मरीन रेड एल्गी। ये जो अभी आपको कंटेंट अवेलेबल कराए हैं ना, वो मस्त समझना कि एसआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीबीटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, दुनिया भर की जो चीजें हैं उसको थोड़ा बहुत समेट लीजिएगा। तो पिगमेंट आइसोलेट किया गया है आपके रेड एल्गी से, दैट फाइंड एप्लीकेशन इन द फ्लो साइटोमेट्री। तो रेड एल्गी से हम क्या करते हैं, फाइकोएरिथ्रिन, नाम से ही स्पष्ट है भैया, ले लो। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होगा तो ये आपका होगा नहीं। बाकी देख लो, फाइकोएरिथ्रिन जो होगा ये आपका रेड कलर का देगा। बाकी नेक्स्ट टाइम पूछ लिया कि फाइकोएरिथ्रिन हम किससे आइसोलेट करते हैं, तो हम रेड एल्गी से आइसोलेट करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सी। अभी तक हमने आपको रेड टाइड पढ़ाया था। रेड टाइड जो था वो आपका डायटम से हो रहा था, जो उस दिन हमने देखा था गॉनवॉलेक्स स्पीसीज से। लेकिन एक फिनोमिना आपका होता है रेड सी, मतलब इनका मतलब ऐसे ही है, कुछ एल्गी होते हैं जिनकी वजह से जो समुद्र होता है वो लाल कलर का दिखने लगता है, या ऐसा प्रतीत होता है। तो उसके पीछे का जो कहानी होती है वो ट्राइसोडेस्मियम एरिथ्रियम। ठीक है, ये आपकी जो स्पीसीज होती है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। एरिथ्रियम एक वर्ड भी है, इसको भी यहाँ से समेट लो। एरिथ्रियम जब भी होता है ये आपके रेड कलर के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप ट्रेस करोगे तो फाइको एरिथ्रिल लिखा है। ठीक है, शब्दों का खेल है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हो गई। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अब 10 दिन काफी अच्छे से जुटे रहिए। बाकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रह गई है, उसके रिगार्डिंग कंटेंट अवेलेबल है। हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। जो नहीं समझ में आता है उसको भी बताइए, और इस वीडियोस को इतना सुनिए इस प्लेलिस्ट में जो अवेलेबल है, कि अगले लाइन में मैं क्या बोलने वाला हूँ ये आपको पता चल जाए। बाकी ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो, ये एफर्ट अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।